कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पिछले कुछ दिनों से हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। इसकी रिपोर्ट्स को लेकर सत्ता और विपक्ष में टकराव शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। आखिर कैसे और क्यों कैग इतना पावरफुल है कि नेता भी इससे डरते हैं? आइए जानते हैं क्या है कैग, इसकी पावर और कैसे होती है इसकी नियुक्ति। तो हम आपको बता दें कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सिर्फ एक अधिकारी होता है, लेकिन यही सिंगल पर्सन भारत का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैग इकलौता ऐसा विभाग है जिसे सिर्फ सिंगल पर्सन हेड करता है और जिसका एक डिपार्टमेंट ऑफिस है। इसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहते हैं और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि पूरे संविधान में अगर सबसे अहम अधिकारी कोई है तो वो कैग है। इतिहास, इसके इतिहास की बात करें तो अकाउंट्स जनरल का ऑफिस पहली बार 1858 में बना था और 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड पहले ऑडिटर जनरल बने थे। कुछ साल तक ये पद ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 1866 में इसका नाम बदलकर लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कर दिया गया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, जिसके अंडर ये एक डिपार्टमेंट संस्था बन गई। फिर आजादी के बाद संविधान में इसकी नियुक्ति और पावर को डिफाइन किया गया। उसके बाद 1958 में इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दी गई, यानी अब से कैग जे&के की सरकारों के खर्चे की ऑडिट भी करने लगा था। असल में कैग काफी सालों तक सरकार के अकाउंटिंग फंक्शंस को भी देखता रहा, लेकिन 1976 में इसे इस काम से रिलीव कर दिया गया था। विजन और मिशन, इसका उद्देश्य सिस्टम को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना है। ये लोगों को बताता है कि पब्लिक का जो पैसा है वो सही जगह पर और सही तरीके से यूज किया जा रहा है या नहीं। शक्तियां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151 में कैग की स्थापना और इसकी शक्तियों के बारे में बताया गया। इसके पास सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पैसे का हिसाब मांगने की पावर है। अब बात करते हैं कैग का काम क्या होता है। केंद्र और राज्य सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है उसकी जांच कैग करता है। जिससे सरकार ने किसी काम को करने के लिए एक अमाउंट डिसाइड किया, लेकिन क्या वो बजट उसी काम पर खर्च हुआ या नहीं, कहीं उससे ज्यादा खर्च तो नहीं हुआ या फिर कोई घोटाला तो नहीं हुआ, इन सब की जांच कौन करता है? कैग। जैसे कभी कभी आपके पेरेंट्स भी आपसे हिसाब मांगते होंगे कि बताओ कितना पैसा कहाँ खर्च किया। बस यही सवाल कैग पूछता है केंद्र और राज्य सरकारों से। कानूनी भाषा में इसे डिफाइन करें तो सरकारी खर्चे हो जाने के बाद उनका जो पोस्टमार्टम है वो कैग करता है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी हेड हैं। आइए अब इसकी अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को जान लेते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 148 कहता है कि कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे और अगर उन्हें पद से हटाना होगा तो इसके लिए वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए है। अब जान लेते हैं कि कैग काम कैसे करता है। कैग सेंटर की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्य सरकारों की गवर्नर को, जिसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल उन रिपोर्ट्स को संसद और राज्य विधानमंडल में पेश करते हैं। जब प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लेकर आते हैं तो पार्लियामेंट में एक कमेटी बनती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाई गई एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। असल में कैग की रिपोर्ट वित्तीय मामलों से जुड़ी होती है, यानी ये काफी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स होती है। इसलिए जब रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाता है तो नेताओं के सामने उस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने का काम भी कैग का है, ताकि वो आसानी से इसे समझ सके।
अब सवाल आता है कि कैग निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है या नहीं। इसका जवाब हाँ है। कैग एक इंडिपेंडेंट संस्था है ताकि इसकी रिपोर्ट्स बायस्ड ना हो, और इसलिए संविधान के आर्टिकल 148 में ये कहा गया है कि कैग अपनी रिटायरमेंट के बाद सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी पद पर नौकरी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी कैग को पोजीशन का लालच देकर उसके काम को इफेक्ट ना कर पाए। लेकिन भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इसकी नियुक्ति में कोई क्लियरिटी नहीं है। कुछ ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि एक कमेटी बनेगी, उसमें डिसाइड होगा कि कौन कैग बनने का पात्र है या नहीं। और यही कारण है कि अक्सर सुनने में आता है कि सरकार मनमाने तरीके से कैग की नियुक्ति करती है। इसकी दूसरी कमी की बात करें तो कैग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में कैग की परमिशन के बिना सरकारी खजाने से सरकार एक पैसा तक खर्च नहीं कर सकती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कैग सिर्फ खर्चे के बाद ऑडिट कर सकता है, खर्चे को कंट्रोल करने की पावर उसके पास नहीं है। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी सिर्फ यही कहना चाहता है कि जैसे कि पूरे भारत में बहुत से मंत्रालय और विभाग हैं जो कितने सारे प्रोजेक्ट्स और सरकारी स्कीमें रन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को कैग जैसी संस्थाओं का विस्तार करना चाहिए और उनकी लिमिटेशंस को हटाना चाहिए ताकि सरकारी खजाने में हो रही करप्शन और घोटालों को रोका जा सके।